प्यारे बच्चों, ये हमने आपको समास की भाग 1 वीडियो के अंदर समास की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में बताया। अब हम भाग 2 के अंदर समास के भेदों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको समास के 4 भेद बताए थे, मुख्य 4 भेद बताए थे। कुल मिलाकर तो 6 बताए थे आपको, लेकिन मुख्य कितने होते हैं 4 और कुल मिलाकर कितने होते हैं 6। क्योंकि 2 जो भेद हैं वो कई विद्वानों ने कुल में माना है और किसी ने उसका उपभेद माना है, तत्पुरुष समास का उपभेद। तो हम आपको यहाँ पर मुख्य 4 समास के भेदों के बारे में ही जानकारी देंगे, जिसके अंदर हमारा पहला समास है अव्ययी भाव समास। देखो बेटा, इसके अंदर नाम से ही प्रतीत हो रहा है हमें कि अव्ययी, जिसमें अव्यय है, मतलब इसमें अव्यय का प्रयोग किया जाता है। अव्ययी भाव समास, अव्यय ए प्लस में व्यय, मतलब जो खर्च नहीं होते। अब यहाँ पर ये कोई रुपए पैसे तो है नहीं जिससे हम खर्च करने का अंदाजा लगाएं, हमारे पास ये शब्द है, अर्थात ये कभी परिवर्तित नहीं होते। इसमें जो रहता है वो वैसा ही होता है, कोई भी बदलाव या कोई भी परिवर्तन नहीं आता। इसकी परिभाषा देखते हैं अव्ययी भाव समास की। इस समास में पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान होता है और विग्रह करने पर उत्तर पद पहले लिखा जाता है। तो बच्चों, हमने आपको समास भाग 1 के अंदर, वीडियो भाग 1 के अंदर प्रत्येक समास के 2 पद बताए थे, पूर्व पद और उत्तर पद। तो इसके अंदर क्या कहा गया है कि विग्रह करते हैं, जब हम समास विग्रह करते हैं तो इसका उत्तर पद पहले लिखा जाता है और पूर्व पद बाद में लिखा जाता है, उसके अनुसार काम किया जाता है। अर्थात इसमें अव्यय का प्रयोग किया जाता है, इसमें पूर्व पद होता है वो अव्यय होता है। और अव्यय का अर्थ क्या बताया मैंने आपको, जो कभी परिवर्तित नहीं होते, अव्यय जो खर्च नहीं होते, जो बदलते नहीं है। इसका उदाहरण देखते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर ये समस्त पद है हमारे पास में, यथाशक्ति। कौन सा है? यथाशक्ति। इसका पूर्व पद है यथा और उत्तर पद है शक्ति। लेकिन जब हम इसका विग्रह करेंगे, मैंने आपको समास विग्रह करने की बात बताई थी कि समास विग्रह करना किसे कहते हैं, जब हम समस्त पदों को अलग अलग लिखते हैं तो उस समय हमारा समास विग्रह कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा जो समस्त पद है वो यथाशक्ति है, पूर्व पद है यथा है और उत्तर पद है हमारा शक्ति है। तो हमारा विग्रह करने पर शक्ति के अनुसार, देखो अभी हमने इसकी परिभाषा में लिखा था कि इसमें पूर्व पद अव्यय होता है, तो इसका पूर्व पद यथा है। क्या है? यथा। देखो हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि पूर्व पद यथा है और यथा एक अव्यय है क्योंकि यह बदलता नहीं है। उत्तर पद, और इसमें लिखा था उत्तर पद पहले लिखा जाता है, लेकिन कब? जब हम इसका विग्रह करते हैं तब। अब देखो इसके अंदर यथा पूर्व पद है और शक्ति उत्तर पद है, लेकिन जब हमने इसका विग्रह किया तो इसको जो उत्तर पद था उसको पहले लिखा शक्ति के अनुसार। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी अव्ययी भाव समास की डेफिनेशन या परिभाषा। इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे दिनों दिन, रातों रात, कानों कान, हाथों हाथ, दिन प्रतिदिन, आमरण, ठीक है, भरपूर और यथाशक्ति, यथा योग्यता, प्रतिदिन का मतलब जैसे रोजाना। तो ये अन्य उदाहरण है जो अव्ययी भाव समास के हैं, जिसके अंदर पूरा पद है वो अव्यय होता है और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो उत्तर पद को पहले लिखा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, दूसरा उदाहरण यथा मति, यथा पूर्व पद और मति उत्तर पद। लेकिन जब हम विग्रह करेंगे, इनको अलग करेंगे, तो उस समय क्या आएगा? उत्तर पद, यानी कि मति के अनुसार। मति होती है बुद्धि, बुद्धि के अनुसार। तो ये था हमारा अव्ययी भाव समास। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष, तत्पुरुष जैसा है वैसा ही रहना, लेकिन यहाँ पर तत्पुरुष समास की परिभाषा अलग प्रकार से दी गई है। परिभाषा, इस समास में उत्तर पद प्रधान
होता है। देखो बेटा, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि प्रत्येक समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो इस समास की सबसे बड़ी पहचान है कि इसके अंदर कारक की 6 विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है और इस समास में पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद उसका मुख्य या प्रधान होता है। तो ये हमारा तत्पुरुष समास है जिसके अंदर उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद हमारा गौण होता है। गौण का मतलब होता है कॉमन, सामान्य रहना। तो ये थे हमारे तत्पुरुष समास की परिभाषा। तत्पुरुष समास के बारे में आगे देखो इन पंक्तियों को। बेटा, अभी हमने तत्पुरुष समास की परिभाषा के बारे में जाना कि उसके अंदर उत्तर पद प्रधान होता है और दूसरी उसकी विशेषता है कि इसमें विग्रह करते समय कारक की 6 विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे, समस्त पदों से समास विग्रह करेंगे, तो उस समय इसमें कारक की 6 विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो कारक की विभक्तियां कौन कौन सी होती है? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में, पे, पर और संबोधन है ओ अरे। लेकिन हम यहाँ पर जो कर्ता है, हमारी पहली जो कारक विभक्ति है और आखिरी की जो 8वीं कारक विभक्ति है, यानी कि कर्ता को छोड़ देंगे और संबोधन कारक विभक्ति को छोड़ देंगे। तो 2 कारक विभक्ति को हटाने पर हमारे पास कितनी बचती है? 6 कारक विभक्ति। कौन कौन सी? कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काके की और अधिकरण में, पे, पर। इन 6 कारक विभक्तियों का प्रयोग हम तत्पुरुष समास में करते हैं। लेकिन कब? जब हम समास विग्रह करते हैं तब। जब हम सामासिक पद बनाते हैं तो उस समय इन कारक की 6 विभक्तियों का लोप हो जाता है, ये साइलेंट हो जाती है, ये दिखाई नहीं देती इसके अंदर। लेकिन जब हम इसका विग्रह करते हैं तो कारक की 6 विभक्तियों का प्रयोग होता है और जब इसका सामासिक पद बनाते हैं तो कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, वो साइलेंट हो जाते हैं, छिप जाते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते। आइए देखते हैं इसका उदाहरण। इसका समस्त पद देखिए, जेब, कतरा। इसका पूर्व पद है जेब, उत्तर पद है कतरा। ठीक है, यहाँ पर इसका विग्रह करेंगे जेब को काटने वाला, क्योंकि यहाँ पे कतरा यानी कि इसका उत्तर पद कि क्या काटने वाला है कि जेब। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्व पद क्या है? जेब है, उत्तर पद हमारा कतरा है। लेकिन जब हम इस समस्त पद का यानी कि जेब, कतरा समस्त पद है हमारे पास। अब देखिए इसके अंदर कारक की विभक्तियों का लोप हो गया, जो कारक विभक्तियां के चिन्ह थे उनका लोप हो चुका है। यहाँ पर कोई कारक विभक्ति चिन्ह नहीं है, कारक चिन्ह, किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन जब हम इसका विग्रह करते हैं जेब को काटने वाला, तो यहाँ पर जेब को अर्थात इसके अंदर कर्म कारक का प्रयोग किया गया है, यानी कि कर्म कारक विभक्ति का यहाँ पर ये चिन्ह है। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा हमने आपको बताई थी कि इसके अंदर कारक की 6 विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। अब तत्पुरुष समास के 2 उपभेद होते हैं, जानते हैं उन उपभेदों के बारे में। नंबर 1, कर्मधारय समास। वैसे तो ये तत्पुरुष समास का ही उपभेद है, लेकिन इसकी भी पाठ्यक्रम बड़ा होने के कारण कई विद्वानों ने, कई आचार्यों ने इसको भी मुख्य भेद के न कह करके कुल भेद में इसकी गिनती की है। तो ये भी एक समास का ही रूप है जो तत्पुरुष समास का है, कर्मधारय समास। सबसे पहले हम कर्मधारय समास की परिभाषा देखते हैं। जिस समास के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य व उपमेय, उपमान का संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। अर्थात कर्मधारय समास के अंदर विशेषण व विशेष्य का संबंध होता है और उपमेय और उपमान का संबंध होता है। अब बच्चों, मैंने आपको विशेषण पढ़ाया था, तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले
शब्दों को विशेषण कहते हैं, और विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। विशेषण और विशेष्य। अब दूसरा है हमारा उपमेय और उपमान। उपमेय जिससे हम तुलना करते हैं, और उपमेय उपमान जिससे हम तुलना करते हैं वो हमारा उपमेय होता है, और जिसके साथ हमारी तुलना की जाती है वो हमारा उपमान होता है। उपमेय और उपमान का प्रयोग हम अलंकार में भी करते हैं, वो अभी नहीं, आपके बाद में आपको बच्चों समझा दिया जाएगा। अब सबसे पहले इसका उदाहरण देखते हैं कि इस समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध कैसे होता है और उपमेय और उपमान का संबंध कैसे होता है। तो सबसे पहले इसका हम एक उदाहरण देखते हैं जो विशेषण और विशेष्य का। देखो हमारे पास एक समस्त पद है नीलकंठ। नीला है जो कंठ, विशेषण और विशेष्य। देखो इसके अंदर हमारे पास नीलकंठ हुआ है, एक समस्त पद है, और इसका जब हम विश्लेषण करेंगे, विग्रह करेंगे, तो नीला है जो कंठ, कंठ हमारे पास में विशेष्य हो जाएगा, और नीला है उसकी विशेषता बता रहा था, ये हमारे पास में विशेषण। तो यहाँ पर नीला है वह हमारा विशेषण है, और कंठ है वो हमारा विशेष्य है, क्योंकि किसकी विशेषता बता रहे हैं? कंठ की। कैसी विशेषता बता रहे हैं? कंठ कैसा है? नीला है। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य दोनों का संबंध हो गया। तो बच्चों समझ में आया कि विशेषण और विशेष्य का संबंध कैसा है। दूसरा है हमारा, अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे पीतांबर। पीला है जो अंबर। अब देखो इसके अंदर पीला विशेषण आ रहा है और अंबर विशेष्य आ रहा है, क्योंकि अंबर का मतलब होता है कपड़ा, पीला कपड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में विशेष्य क्या है? कपड़ा। किसकी विशेषता बताई जा रही है? कपड़े की। अब कपड़ा कैसा है? हमारे पास में पीले रंग का है, तो उसकी विशेषण क्या हुआ? पीला। तो विशेषण और विशेष्य दोनों का संबंध हुआ। अब जानते हैं इसको उपमेय और उपमान का कैसे संबंध दर्शाया जाता है। हमारा दूसरा उदाहरण है कनक लता। ये हमारा समस्त पद है, जब इसका विग्रह करेंगे, कनक रूपी लता, ये हमारा उपमेय और उपमान का संबंध दर्शा रहा है। देखिए कनक लता, कनक का अर्थ होता है बच्चों सोना, लता बेल। तो यहाँ पर कनक लता, कनक रूपी लता अर्थात सुनहरी बेल या सुनहरी लता। तो यहाँ पर लता की तुलना की गई है किससे? सोने से। किससे की गई है? सोने से। उसको कैसा बताया गया है? सुनहरा बताया गया है, क्योंकि कनक का अर्थ क्या है? यहाँ पर सोना है, सुनहरा है। तो सोना तो एक ठोस पदार्थ होता है, सोना तो एक द्रव्य पदार्थ होता है, लेकिन हम यहाँ पर उसका रूप लेंगे, उसका जो भाववाचक संज्ञा बनती है, जैसे क्या बना उसका कि भाई सुनहरा। तो इसके अंदर जो कनक रूपी लता है, इसकी लता की तुलना की गई है किससे? सुनहरी सोने से। तो यहाँ पर हमारा जो जिसकी तुलना की गई उपमेय हुआ, और जिससे की गई है वो हमारा उपमान हुआ, यानी कि कनक। ये हमारा उपमेय है, ये हमारा उपमान है। तो प्यारे बच्चों, ये तत्पुरुष समास का पहला भेद है, जिसके अंदर हमने क्या किया है? विशेषण और विशेष्य, उपमेय और उपमान का आपसी संबंध दर्शाया गया है। जब इसका समस्त पद बनाते हैं तो उस समय विशेषण विशेष्य होता है, ठीक है, लेकिन जब विग्रह करते हैं तो विशेषण और विशेष्य दोनों अलग अलग आपस में संबंध दर्शाते हैं। जैसे अभी हमने आपको पीतांबर और नीलकंठ दोनों का आपको उदाहरण दिया था। अब हम जो तत्पुरुष का दूसरा भेद है उसके बारे में जानेंगे। बेटा अभी हमने तत्पुरुष समास के दो उपभेद के बारे में, पहला उपभेद पढ़ा था कर्मधारय समास। अब हमारा दूसरा उसका उपभेद है द्विगु समास। द्विगु, द्विगु, ठीक है। अब इस समास के अंदर इसकी परिभाषा देखिए, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो तथा उत्तर पद समूह का बोध कराता है उसे द्विगु समास कहते हैं। अर्थात ये तो बेटा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्रत्येक समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। बेटा इस समास के अंदर अर्थात द्विगु समास के अंदर
जो पूर्व पद होता है वह हमारा संख्यावाची होता है, अर्थात हमें संख्या का बोध कराता है। और उत्तर पद होता है उससे हमें समूह का बोध होता है। जैसे अभी इसका एक उदाहरण देखते हैं कि हमारे पास में एक समस्त पद है नवग्रह, ठीक है। जब इसका विग्रह करेंगे 9 ग्रहों का समूह। देखो यहाँ पर 9 ग्रह एक समस्त पद है, लेकिन इसका जो पूर्व पद है 9 प्लस में ग्रह, ये हमारा पूर्व पद है और ये हमारा उत्तर पद है। पूर्व पद में 9 का मतलब 9 और ग्रह जो ग्रह होते हैं तो 9 ग्रहों का समूह। समझ में आया? पूर्व पद संख्यावाची होता है, अर्थात हमें संख्या का बोध कराता है, और जो उत्तर पद होता है वो हमारा समूह का बोध कराता है। अब देखो 4 पाई, 4 जो संख्या में संख्यावाची है, ये हमारा पूर्व पद है, ये हमारा उत्तर पद है। 4 पायों का समूह। प्यारे बच्चों, आपके घर के अंदर 4 पाई तो होती है, आप उसको देखो कि उसके अंदर कितने पाए होते हैं? 4, संख्या होती है 4 की, ठीक है। और चारों आपस में जुड़े हुए होते हैं, समूह का बोध, और अंत में मिलकर के एक 4 पाई का निर्माण होता है। तो ऐसे ही है, इसके अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे चौमासा, 4 मासों का समूह, ठीक है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, अर्थात जो पूर्व पद होता है वह हमें संख्या का बोध कराता है और बाद में समूह का भी बोध होता है, तो वह हमारा द्विगु समास कहलाता है, जिसे हम तत्पुरुष का दूसरा उपभेद मानते हैं। अब हमारा समास का जो मुख्य भेद है उसका तीसरा भेद है द्वंद्व समास। बेटा देखो, इसको द्वंद्व समास भी कहते हैं। द्वंद्व समास को द्वंद्व भी कहते हैं। द्वंद्व समास है, इसको हम द्वंद्व समास भी कहते हैं, जिसका अर्थात द्वंद्व मतलब झगड़ा करना। द्वंद्व जिसका अर्थ है झगड़ा, यानी कि इनमें जो पूर्व पद है और उत्तर पद है उन दोनों के अंदर झगड़ा चलता रहता है। पूर्व पद बोलता है कि मैं मुख्य हूँ, ठीक है, मैं प्रधान हूँ, और उत्तर पद कहता है कि मैं प्रधान हूँ। और अधिकतर इस जो समास है हमारा द्वंद्व समास है, इसके अंदर हम अधिकतर विलोम शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें योजक चिन्ह का भी प्रयोग होता है। देखो यहाँ पर मैंने उदाहरण दे रखा है, इसमें योजक चिन्ह है, यहाँ पर भी हमारा उदाहरण है, यहाँ पर भी हमारा योजक चिन्ह है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब हम इसको समस्त पद में लिखते हैं तो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो वह योजक चिन्ह और में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात समस्त पद के अंदर वह योजक चिन्ह होता है, लेकिन जब हम विग्रह करते हैं तो उस समय वह हमारा योजक चिन्ह हट करके योजक चिन्ह के बदले में और शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं द्वंद्व समास का, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास या द्वंद्व समास कहते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने अभी क्या बताया आपको कि इस समास के दोनों ही पद मुख्य होते हैं, अर्थात प्रधान होते हैं। मतलब पूर्व पद भी उतना ही वैल्यूएबल है जितना कि उत्तर पद है। इसमें पूर्व पद की भी उतनी ही महत्वता है जितनी उत्तर पद की है। समझ में आ गया? इसमें उत्तर पद और पूर्व पद दोनों इक्वल रहते हैं, दोनों बराबर होते हैं, दोनों प्रधान होते हैं, दोनों ही मुख्य होते हैं, ठीक है। चाहे वो कोई भी, अधिकतर विलोम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, जैसे माता पिता, तो माता का जो विलोम शब्द हम क्या बोलते हैं? पिता, और देखो बीच के अंदर क्या है? योजक चिन्ह है। ऐसे हमारा दूसरा उदाहरण है राजा प्रजा, देखो इसके अंदर राजा और योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, लेकिन जब हम इसका विग्रह करेंगे राजा और प्रजा तो इस योजक चिन्ह को हटा दिया गया है और योजक चिन्ह की जगह और का प्रयोग किया गया है। अब बच्चों हम है ना द्वंद्व समास के अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे भाई बहन, लेना देना, अपना पराया। देखो बेटा यहाँ पर है ना ज्यादातर विलोम शब्दों का प्रयोग या फिर समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
बड़ा छोटा, मोटा पतला, है गोरा काला, है नहाना धोना, खाना पीना, और इन सब के बीच में जब समस्त पद होता है तो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। और जब इसका समास विग्रह करते हैं अर्थात इस समास का विश्लेषण करते हैं, बंटवारा करते हैं, तो उस समय योजक चिन्ह की जगह किसका प्रयोग करते हैं? और का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, समास का हमारा चौथा भेद है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास अर्थात इसके अंदर सबसे पहले हम इसकी बेटा क्या देखते हैं? परिभाषा। जिस समास के दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद ही प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अर्थात बहुव्रीहि समास में, जैसा कि मैं पहले भी आपको काफी बार बता चुकी हूँ कि प्रत्येक समास में दो पद होते हैं, ठीक है। तो इस समास में, बहुव्रीहि समास में, जब हम इस समास की परिभाषा में अर्थात दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, कोई अन्य तीसरा ही प्रधान होता है, अर्थात न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद प्रधान होता है। चलो इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, देखो इसका समस्त पद है, फिर ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है और फिर इसका विग्रह है। तो सबसे पहले हम एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। उदाहरण है हमारे पास में चतुर्भुज, ये समस्त पद है, चतुर पूर्व पद है, भुज उत्तर पद है। लेकिन जब हम विग्रह करते हैं तो चतुर मतलब चार, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात श्री विष्णु जी। देखो बेटा यहाँ पर न तो पूर्व पद यानी कि चार भी कोई विशेष नहीं है, प्रधान नहीं है, और उत्तर पद और भुजाएं, भुजाएं भी कोई प्रधान नहीं है। चार हैं भुजाएं जिसकी, जिसकी मतलब अर्थात कोई तीसरा ही है, न तो चार है न भुजाएं हैं, चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात श्री विष्णु जी, जो कि विष्णु भगवान के चार भुजाएं होती हैं। तो तीसरा अर्थ क्या निकला? विशेष निकला। ऐसा ही हमारा दूसरा उदाहरण है गजानन, ये समस्त पद है, गज प्लस में आनंद। यहाँ पर ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। लेकिन बेटा यहाँ पर एक चीज देखो अच्छे से, न तो ये प्रधान है और न ही आनंद प्रधान है, सॉरी। अब इसका जो विग्रह देखेंगे, गज के समान मुख वाला, अर्थात न तो गज इसमें प्रधान है और न ही आनंद मुख्य है, प्रधान है। इसके अंदर गज के समान मुख वाला, गज मतलब हाथी, हाथी का जैसा जिसका मुख है, मुख मतलब मुंह है, ठीक है। तो कौन है वो? अर्थात गणेश जी। तो यहाँ पे दोनों पद प्रधान न होकर के कोई अन्य तीसरा ही पद प्रधान होता है, अर्थात न तो पूर्व पद इतना मुख्य होता है और न ही उत्तर पद, इसमें कोई अन्य तीसरा पद ही इसके अंदर प्रधान होता है। लंबोदर एक समस्त पद है हमारे पास में, लंबोदर, लंबा प्लस में उदर, लंबा लंबा, उदर मतलब पेट, हमारा जो पेट होता है उसे हम उदर बोलते हैं। तो लंबोदर लंबा पेट वाला कौन है? किसके बारे में जानेंगे हम? अर्थात श्री गणेश जी के बारे में। समझ में आ गया? तो इस समास में, बहुव्रीहि समास में, दोनों पद प्रधान न होकर के कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब बच्चों कुछ ऐसे कठिन शब्द भी आते हैं जिस एक ही शब्द को आप दो दो समास में देखते हो। आइए जानते हो कैसे है अंतर। सबसे पहले हम कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर के बारे में जानेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। जैसा मैंने पहले ही बता चुकी हूँ आपको, कर्मधारय समास में भी विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, उपमेय और उपमान का संबंध होता है। वैसे ही बहुव्रीहि समास के अंदर भी उपमेय उपमान का संबंध होता है और साथ में विशेषण और विशेष्य का भी होता है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर भी पाया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कर्मधारय समास है, उसके अंदर जैसे मान लो इसी का ले लेते हैं गजानन, गजानन इसमें बहुव्रीहि में लेते हैं तो गज प्लस में आनंद, अर्थात गज
के समान मुख वाला कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, अर्थात श्री गणेश जी। और इसको कर्मधारय में लेंगे गज प्लस में आनन। गज है जो आनन, अर्थात इसके अंदर गज है जो आनन, इसमें गज की और आनन दोनों के एक दूसरे में विशेषण और विशेष से बताया गया है। अब जब विशेषण और विशेष से बताते हैं गज है जो आनन, तो वहां पर हमारा कर्मधारय समास होता है। और जहां पर दोनों ही विशेषण विशेष्य के साथ में कोई अन्य तीसरा पद प्रधान माना जाता है, वहां पर हमारा बहुव्रीहि समास होता है। जैसे इसका दूसरा हम लेते हैं नीलकंठ। नीला है जो कंठ, इसमें सामान्य भाषा में नीला विशेषण है और कंठ है वो विशेष है, अर्थात कर्मधारय समास है। और नीला है कंठ जिसका मतलब किसी हम तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चों तीसरा जब अर्थ निकलेगा तो वह हमारा बहुव्रीहि समास होगा। समझ में आ गया दोनों में अंतर? दोनों में एक जैसे शब्द आएंगे, लेकिन जब हम उनमें अंतर जानेंगे तो उनके अर्थ के आधार पर जानेंगे। जब हम उनका समास विग्रह करेंगे तब उनके अंदर जानेंगे। जैसे मैंने अभी आपके सामने नीलकंठ कर दिया, नीला है जो कंठ, विशेषण और विशेष से, इसमें कोई तीसरा भाव नहीं हो रहा, इसलिए कर्मधारय। और जहाँ पर नीला है कंठ जिसमें तीसरे भाव का बोध हो रहा है, जिसमें तीसरा पद प्रधान हो रहा है, वहां पर हम बहुव्रीहि समास को प्राप्त करेंगे। ऐसे ही हमारा द्विगु व बहुव्रीहि समास में भी दोनों में देखने में एक जैसे दिखाई देते हैं। जब इनका समस्त पद देखते हैं तो ये हमें देखने में दोनों एक समान लगते हैं, लेकिन जब हम इनका समास विग्रह करेंगे तो दोनों के बारे में, दोनों के अंतर के बारे में, द्विगु और बहुव्रीहि समास के अंतर के बारे में जानेंगे। अब सबसे पहले आपको मैं बता दूं, द्विगु समास होता है उसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। तो ऐसे ही हमारे पास में बहुव्रीहि समास में भी पूर्व पद में संख्या आती है। तो क्या दोनों एक ही हुए? नहीं, दोनों एक जैसे होने पर भी दोनों में अंतर पाया जाता है। तो इसके अंदर द्विगु, इसमें पूर्व पद होता है और अंत में उसका समूह का बोध होता है। लेकिन बहुव्रीहि समास में पूर्व पद संख्यावाची हो लेकिन अर्थ उसका तीसरा निकलता है, अर्थात उसका तीसरा ही पद प्रधान होता है। जैसे इसके अंदर हम अभी आपके सामने था चतुर्भुज। देखो इसमें चतुर, चार, यानी कि संख्यावाची में भी चार आता है और यहाँ बहुव्रीहि में भी आया हुआ है। तो चतुर प्लस में भुज, चार है जो भुजा, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है? चार है जो भुजा, चार भुजाएं, ठीक है। तो चार भुजाएं मतलब यहाँ पर द्विगु समास। चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात किसकी? श्री विष्णु जी की। तो यहाँ पर ये इसका बहुव्रीहि समास। तो प्यारे बच्चों, आपने समास की परिभाषा, समास का अर्थ, समास के भेद, मुख्य भेद, उनके उपभेद और उनके अंतर के बारे में जाना। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये समास के भेद, उनके उपभेद, उनकी परिभाषा उदाहरण सहित आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों, आप घर पर रहकर इस पाठ की अच्छे से अभ्यास करेंगे और साथ में इस पाठ से संबंधित जो भी कार्य पत्रिका और प्रक्षेपण पत्र है आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। प्यारे बच्चों, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।